बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स। अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो है थे फ्लिप फ्लॉप्स और फ्लिप फ्लॉप की फैमिलीज टाइप्स, वो हमने डिस्कस किए हैं मॉर्निंग में। तो अब उन्हीं फ्लिप फ्लॉप को लेते हुए हम शिफ्ट रजिस्टर्स डिज़ाइन करेंगे। बेसिक पर्पस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स क्या है एक्चुअली? जब हम कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, देन हमें जो प्रोटोकॉल, जो हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू ये प्रोसेस होना होता है सारा का सारा, वन एंड टू अनदर एंड। तो देन हमें एक सर्किट को फॉलोअप करना पड़ता है जिसके थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं। एक मीडियम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, एक पैरेलल और एक सीरियल। तो सीरियल कम्युनिकेशन के केस के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, यहाँ पे अगर दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सीरियल एंड पैरेलल, तो दो वेरिएबल हैं जस्ट लाइक सीरियल एंड पैरेलल, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेगी? इसकी पॉसिबिलिटीज़ 4 बनेंगी। तो इसके अंदर सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन, सीरियल आउट, ये 4 कम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी डाटा कम्युनिकेशन के अंदर ये 4 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम सिंपल से ये लेते हैं, जैसे एक मेरे पास मीडियम है, यूएसबी है, और इस यूएसबी को मैंने एक पोर्ट के साथ लगा दिए और डिफरेंट डेस्टिनेशन जो से मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ये सिंपल एक ही डेस्टिनेशन मैंने सेलेक्ट किया है, एक ही को ड्राइव सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं एक डेस्टिनेशन से एक दूसरे डेस्टिनेशन में डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर फाइल्स वन बाय वन जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। अगर कहूँ सीरियल इन पैरेलल आउट, तो उसके अंदर ऐसे है कि सीरियली तो मैं इन करूँगा यूएसबी के थ्रू, बट पैरेलली आउट का मतलब ये है कि मैं उसको ए बी सी डी जितनी भी ड्राइव्स उसको पैरेलली कॉपी कर दूंगा डाटा। ठीक है, मैं सी में भी कर रहा हूँ, डी में भी कर रहा हूँ, ई में भी कर रहा हूँ। एक सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर एक कंडीशन आती है पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। इन केस ऑफ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट क्या होता है कि हमारे पास 2-4 इनपुट सोर्स हैं और मल्टी जो सा है आउटपुट सोर्स है। ठीक है, हमने 3-4 सोर्सेज से इनपुट लेना शुरू कर दिया और 3-4 डेस्टिनेशन के ऊपर हम पैरेलली डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का एक फास्टेस्ट वे है, मेन फास्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो सा है वो हम ये जो सा मामला करते हैं। अच्छा, दूसरा जो लास्ट थिंग है वो है पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। ठीक है, तो पैरेलल इन का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट सोर्सेज हैं और उसको हम सिंगल डाटा के अंदर जो है लाइन पे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा, मेन डाटा इनपुट्स एकदम से हम दे देंगे। मेन एक सबको एक ही दफ़ा एट अ टाइम हम सबमिट कर देंगे, इनपुट्स डाटा दे देंगे, लेकिन जो आउटपुट है वो सीरियली आउट होगी, वन बाय वन आउटपुट जो है वो आउट होगी। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम यूज़ करते हैं। तो ये शिफ्ट रजिस्टर्स को हम राइट शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट, डाटा को लेफ़्ट से राइट करना है, राइट से लेफ़्ट करना है, उस प्रोटोकॉल के लिए भी यूज़ करते हैं। ये उसकी कुछ टाइप्स हैं सामने लिखे हैं जो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं: सीरियल इन, पैरेलल आउट, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल इन, सीरियल आउट एंड पैरेलल इन, पैरेलल आउट। सो सबसे पहले जो केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सीरियल इन एंड सीरियल आउट। इस केस के अंदर हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से है। इसमें डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप कहता है कि हमारे पास अगर इनपुट ये दे रहा हूँ ना, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। अगर इनपुट मैं 0 दे रहा हूँ तो आउटपुट भी मेरे पास 0 ही आएगा। बात समझ गए? तो डाटा फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये इसलिए बनाया था, डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए बनाया था कि इसके अंदर रेस कंडीशन रिमूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर इस डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी कर सकते हैं और जनरल जेके फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हैं, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप इज अ यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप
और उसमें यारी बात है, उसमें रेस कंडीशन रिमूव है, उसके अंदर टॉगल प्रॉपर्टी है, ये वो मामला हैं, तो हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने यूनिवर्सलिटी को प्रूव किया कि बजाय कि हम दूसरे गेट्स लें, हम वहाँ पे एक नैंड एंड नॉर गेट से काम चला लेते हैं। बट इन केस ऑफ दिस वन, ठीक है, जो हमारे पास मामला हैं, सॉरी, अच्छा, डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने जब देखा तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी सेट होती है, एक तो सेट और एक रीसेट, और बाकी की प्रॉपर्टीज नहीं थी हुई इसके अंदर। मीन जस्ट लाइक इसके अंदर कहते हैं इसको प्रीवियस स्टेट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर। मीन जस्ट लाइक अब मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, मुझे कोई काम पड़ गया, मैं उसको वहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो उसको विंडो एल करके आप चले जाते हैं, तो वहीं स्टैंड बाय पे रहता है। तो जब आप उसको ओपन करते हैं, टैप करते हैं, तो देन वहीं से स्टार्ट लेता है जहाँ पे आपने इसको छोड़ा था। तो ये मामला बेसिकली आपका जो है वो प्रीवियस स्टेट कहलाता है। और इसके अलावा एक स्टेट आती है जिसको हम टॉगल कहते हैं। ये वो केस है जब वो रेस कंडीशन आई थी ना, उस रेस कंडीशन को रिमूव करके जो चीज़ मिली है वो हमारे पास टॉगल कंडीशन है। तो आइए हम देखते हैं सीरियल इन सीरियल आउट का क्या सीन है, और ये किस तरह से काम करता है, और किस तरह से इनपुट आउटपुट करता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये 4 बिट्स हैं, 1 1 1 एंड 1, और ये मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको Q3 और इसको Q1 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, और बीच में Q2 एंड सॉरी Q नोट कर लें इसे, Q2 Q1, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो लेट्स सपोज मैंने ये 111 डाटा भेजना है, तो इनिशियली हमारी जो आउटपुट्स हैं वो सारी की सारी 0 है। क्लियर कर दिया मैंने, क्लियर है। मैंने डाटा दिया यहाँ पे 1, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो है वो सबसे पहले एंटर किया आपने। तो मैं ये एंटर करता हूँ, तो डी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर अब इनपुट आपके पास 1 है और इसको मैंने किया हुआ है नेगेटिव क्लॉक पल्स, नेगेटिव ट्रिगर ट्रिगर, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव ट्रिगर, एक होती है नेगेटिव ट्रिगर, ये नेगेटिव ट्रिगरिंग हो रही है। तो इस केस के अंदर जब मैंने यहाँ पे 1 दिया, तो आउटपुट जारी बात है डेफिनेटली D1 है, तो Q क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। और ये जो 0 है वो बेसिकली अभी यहाँ पे है, ठीक है, ये इसकी इनपुट है D2 की। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक इनपुट दी 1, जैसे मैंने 1 दी, अब ये वाला जो 1 है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, हर क्लॉक पल्स के ऊपर ये ट्रांसफर होगा। ये 1 यहाँ पे आया, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आ गया। इस 1 की वजह से ये वाली जो आउटपुट है वो किस में शिफ्ट होगी, 1 में, और ये 0 आगे ट्रांसफर हो गया। बात समझ रहे? तो मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, मैं दोबारा से इसको ज़रा वेरीफाई कर देता हूँ। मैंने 1 दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे कहीं आउटपुट है 0। मैंने 1 दिया तो आउटपुट 1 हो गया, ठीक है, और बाकी रिमेन सस्टेन, बाकी वैसे की वैसे रहेगी। इसके लिए जो टेबल बनेगा वो जैसे शुरू में सारी 0 0 थी, अब यहाँ पे ये 1 होगी, बाकी सारी क्या होगी, 0, बाकी 0 0। अब फिर मैं 1 देता हूँ, अब ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे इस 1 की वजह से आउटपुट क्या आएगी, 1। अब यहाँ पे जो 1 आ रहा था, इसने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक हो गया। और बाकी ये जो 0 है वो आगे भी 0 ही रहेगा, और आगे भी ट्रांसफर कर दिया इसने 0। पहली बात है D 0 इनपुट देगा तो आउटपुट भी क्या होगी, 0, इधर भी 0 तो आउटपुट 0। सो नेक्स्ट जो स्टेज होगी हमारे पास 1 1 0 0, ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट बिट हमारे पास जो आएगी थर्ड, वो आएगी दिस वन, ठीक है। और इस केस के अंदर हम जब बिट एंटर करेंगे 1, तो इस केस के अंदर यहाँ पे एक 1 आएगा, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला 1,
और ये वाला जो 1 है इसकी वजह से जो आउटपुट आई थी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, और ये वाला 1 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ। इस 1 की वजह से ये आउटपुट क्या हो जाएगी, 1, और ये 0 आगे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब ये पीछे कहीं 1 आएगा तो ही नेक्स्ट बिट जो है चेंज होगी, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि ये 1 यहाँ पे आया अभी, इस 1 ने भी आगे जाना है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये 0 जो है हमारा फिर वैसे के वैसे ऊपर चला गया, तो हमारे पास जो आउटपुट आई, इनपुट आई, वो ये 1 1 0 हो गई। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0। फिर एक और 1 आ जाता है, एंटर करते हैं, इस 1 से ये 1 हुआ, और ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और ये वाला जो 1 था इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक हो गया, और ये वाले 1 की वजह से ये आउटपुट आ गई थी, और अब यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे इनपुट बन गया, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट ले ली ना इसने। अब ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, अब इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, जहरी बात है, डी की कोई इनपुट 1 हो तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, 1 हो। सो आपके पास डाटा जो लोड है, एक्चुअली शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर एक लोडिंग प्रोसेस होता है और एक होता है उसका अनलोडिंग प्रोसेस। सो इन केस ऑफ लोडिंग, इनको सब लोडिंग, आपने ये डाटा लोड किया है अभी 4 क्लॉक पल्स के ऊपर मैंने डाटा लोड किया। हर क्लॉक के ऊपर जैसे ही क्लॉक दूंगा ये बिट शिफ्ट करती जाएगी, हर क्लॉक पल्स के ऊपर डाटा शिफ्ट करते जाएंगे, ये शिफ्ट होता जाएगा। अभी ये सब के ऊपर क्या आ गया, अब सब के ऊपर 1 1 1 एंड 1, ये बिट एज इट इज 1 बाहर आ गई, ठीक है। अब मैंने क्योंकि इसको अनलोड करना, अनलोडिंग के लिए क्या होगा, अब इसको 0 देंगे, 0 देंगे, इस वजह से यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 1 आगे चला जाएगा। बात समझ रहे? ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, इस 1 की वजह से ये 1 1 1, ये फिर इस तरह से अनलोड होगी, मीन 0 1 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 एंड 0, ठीक हो गया। ये अनलोड हो जाएगी, फिर जब सारी क्लियर हो जाएगी दोबारा से 0 0। तो मुझे तकरीबन 4 क्लॉक पल्स तो चाहिए थी फॉर लोडिंग, लोडिंग के लिए कितनी चाहिए थी, 4 क्लॉक पल्स, और अनलोडिंग के लिए कितनी चाहिए, 3 क्लॉक पल्स। तो जब क्लॉक पल्स बढ़ती है ना तो टाइम भी सिस्टम का क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो 4 क्लॉक पल्स मुझे रिक्वायर्ड थी फॉर 1 लोडिंग द 4 बिट डाटा, और इसी को अनलोड करने के लिए जो मामला थे, इसी को अनलोड करने के लिए जो थे, हमें 3 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड थे, वो हमने अनलोड कर दी 1 बाय 1 बिट जो है एंटर, क्योंकि लास्ट बिट तो एज इट इज बाहर आ जाएगी ना फर्स्ट, तो बाकी की बिट्स को करने के लिए मुझे 3 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे, 1 2 एंड 2 3, ठीक है। इसी तरह से इसके नीचे ग्राफ भी बनाया हुआ है, इसी के लिहाज से टेबल के लिहाज से ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ तक हमने ये लोडिंग की है, और लोडिंग के बाद जो सा है ये मामला इस तरह से आ गया, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास ये जो मामला थे Q1 ये सारी इस तरह से लोडिंग होती जा रही थी, और ये बढ़ता जा रहा था मामला, ठीक हो गया। तो जब ये 1 था तो सारे 0 0। तो इस केस के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये वाली चीज़, ये 1 1 1 की है, इसको बात करूँ तो ये है, इसको रीड करें तो ये ऐसे है, और इसको रीड करें तो ये वैल्यू, ठीक है। तो इन इनिशियल, और ये जो क्लॉक है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है आपकी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, मैं नेगेटिव एज ट्रिगर के ऊपर ये हाई 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 इस तरह से आ रहा है, क्योंकि मैंने दिया ही इनपुट 1 है, और 1 1 ही सिलेक्ट किया हो। ये सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली से अंडरस्टैंड हो सके, चेंजिंग नज़र आ सके कि कौन सी बिट चेंज हो रही है। तो ये सिंपल आपका सीरियल इन एंड सीरियल आउट है, और ये इसका ग्राफ है। अच्छा, इसके बाद आता है सीरियल इन एंड पैरेलल आउट। अब सीरियल इन का प्रोसेस वैसे ही है जैसे हमने शुरू में किया है। लेट्स सपोज यही वाली मैंने बिट्स ली हैं 1 1 1,
इसका प्रोसेस वही है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, सारे 1 1 जो हैं वो आ जाएंगे, ये भी 1 और ये भी 1, 4 1s आ गए। अब वो कहता है पैरेलल आउट। अब जब ये 1 1 आ गए ना तो उसी टाइम ये अनलोड भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वायर हमने निकाल दिया बाहर, वो सारे का सारा अनलोड भी हो रहा है, ये हमारी आउटपुट आ रही है, सिंपल। तो ये भी, ये सीरियल इन सीरियल आउट से ज्यादा स्पीडी है, ठीक है। क्विकली इसने क्या किया, उसी टाइम वेट्स को ट्रांसफर कर दिया। जैसे वंस डाटा लोडेड, उसके बाद ही मीन जब तक डाटा लोड नहीं होगा, स्टे नहीं करेगा, मीन लैच नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, तब तक जब तक यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएंगी, नीचे भी चेंज होता जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे सिस्टम स्टॉप हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो देन यहाँ पे भी आउटपुट आ जाएंगी कांस्टेंट। लेट्स सपोज मेरे पास, मैंने किसी एड्रेस की तरफ जाना, उसके एड्रेस लोकेशंस के लिए जो बाइनरी वैल्यू है वो है 1 1 1 1। तो इस वैल्यूज के ऊपर मैंने अपनी प्रोग्रामिंग की हुई है फर्मवेयर के अंदर, ठीक है। इस वैल्यूज के ऊपर मैंने लेट्स सपोज के वैल्यू स्टोर की हुई है। तो मेरा डाटा आता जाएगा, मैंने 1 1 बिट सेंड करता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो कभी 0 कर रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इस तरह से वो मामला चल रहे हैं। तो जैसे ही ये 1 1 क्लियर हो जाएगा, 1 1 लोड हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ये क्या होगा, अनलोड हो जाएगा। सो हाउ मेनी क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सीरियल इन एंड सीरियल आउट कम्युनिकेशन? हमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड है, वो भी सिर्फ लोडिंग। 4 clock pulses are required in order to load the serial in and serial parallel out data। 4 clock pulses वो इस तरह से, क्योंकि डाटा सीरियली इन हो रहा है 1 by 1 बिट्स, 4 बिट्स का डाटा है, वो तो हमने 1 by एक क्लॉक दूंगा, एक बिट शिफ्ट हुई, दूसरी क्लॉक दूंगा, तीसरी, दूसरी होगी, तीसरी दूंगा, तीसरी, चौथी दूंगा, चौथी बिट्स चेंज होगी। बट लोडिंग के अनलोडिंग के दौरान ये क्या होगा, उसी टाइम अनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से जंपर वायर निकाली हुई है भाई, तो यहीं से वो अनलोड हो जाएगा डाटा। तो मुझे मजीद क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड नहीं है फॉर अनलोडिंग का डाटा, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सीरियल इन एंड पैरेलल आउट का ओवरऑल कंसेप्ट। सीरियल वैसी हो रही है, बाकी पैरेलल कम्युनिकेशन आपको बता देंगे, ये इसका टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्यू नोड ये वैसे 3 बिट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, लेकिन आप वो 4 बिट्स के हिसाब से देखिए, या 3 बिट्स के हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे भी आप कन्वीनियंट होगा तो वो कर लीजिएगा। बाकी टेबल उसका वैसे ही उसी तरह से बनना। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे पास पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट, वेरी फास्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के, एक ही दफ़ा आप लोड करें सारे का सारा मल्टीटास्किंग मल्टीपल डाटा, और उसी टाइम वो है वो अनलोड कर लें। लेट्स सपोज 1 1 1 एंड सॉरी, ये नीचे इनपुट देनी है, ये इनपुट है लाइन 1 1 1 एंड 1, मैंने इनपुट किया, क्लॉक पल्स दे दी, और उसी टाइम क्यों जारी बात है D1 दे रहा तो आउटपुट क्या होगी 1, D1 दे रहा तो आउटपुट 1 1 1। तो उसी टाइम जो सा डाटा क्या हो गया, अनलोड भी हो गया। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑन अ सिंगल 1 क्लॉक पल्स, ओनली 1 क्लॉक पल्स, उसको वेट ही नहीं करना पड़ा। तो जितनी क्लॉक पल्स कम होंगी उतना ही सिस्टम स्पीडी काम करेगा, जितनी ही क्लॉक पल्स ज्यादा होंगी उतना ही सिस्टम लो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये है परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, इसके बाद रह गए 2 शिफ्ट रजिस्टर्स। एक है हमारे पास कहते हैं, हाँ, पैरेलल इन सीरियल आउट और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। ये 2 शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, हम सुबह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक फिलहाल इतना ही, बाकी भी पार्ट जो है वो ग्रुप फेलोज आ जाएंगे, और फिर मैं इसको कंप्लीट फाइनल टच दे दूंगा, ठीक है। तो सुबह इंशाल्लाह अपने टाइम पे ही काम करेंगे, अपने टाइम पे ही क्लास लेंगे, 9:30 या 10 बजे तक हम क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे, उसी के दौरान फिर आप एक्टिवेट रहिएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी मैं इसको अभी फॉरवर्ड करता हूँ, ये वाला लेक्चर भी और प्लस पिछला लेक्चर भी जो सुबह लिया।